जैसा कि आज पिछले दिनों वित्त सचिव का बयान भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद से जो एलोकेशन बढ़ा है उससे टूरिज्म सेक्टर को बल मिलेगा। तो साफ है कि सारी इंडस्ट्री जुड़ी रहती हैं और सभी इंडस्ट्रियों के एक दूसरे पर फर्क भी पड़ता है। हम इसी पर बात कर रहे हैं कि अब जो केंद्र सरकार का बजट आ गया है उससे हमें जो टूरिज्म सेक्टर है उसको अपेक्षाएं कितनी पूरी हुई हैं, किस तरह से किन मायनों में पूरी हुई हैं और अभी क्या उनसे उनको और उम्मीद है। मैं आपका परिचय कराता हूं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह जी जो कि राजस्थान ऑपरेटर ऑफ टूर एसोसिएशन, माफ करिए, राजस्थान ऑपरेटर ऑफ टूर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ अब राजस्थान होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ हैं पुनीत जेठलिया जी। पुनीत जेठलिया जी कान्हा ग्रुप के डायरेक्टर हैं। आपके पास होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है। और हमारे साथ हैं हुसैन खान साहब जी जो कि जय बजट होटल को बिलोंग करते हैं और हमारे साथ और जो कि जयपुर होटल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कुलदीप जी, संक्षेप में बताएं सर, बजट से कितनी आशा कितनी निराशा? टूरिज्म को बहुत आशाएं थी। हमारी जो केंद्रीय बॉडी है फेथ से 50 मीटिंग के करीब अधिकारियों के साथ काफी हमारी समस्याएं सामने रखी, बट एक की भी सुनवाई नहीं हुई। उससे हम काफी व्यथित हैं, दुखी हैं। ओके, लेकिन आपकी समस्या, आपको आपने क्या मांगे रखी थी, किस तरह की मांगे थी आपकी सर? मुख्य मांगे क्या हमारी क्या मांगे थी? थी कि जो टूरिज्म है उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप हो, जो हमारे होटल्स नए बने हैं, जो रेस्टोरेंट्स खुले हैं, जो ट्रेवल टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने जो लोन ले रखा है, नई नई होटल के लिए करोड़ों रुपए के लोन्स हैं, उनका जो मॉनिटरिंग पीरियड खत्म हो गया उसको 2 साल के लिए बढ़ाया जाए। अब रीस्ट्रक्चर भी किया है बैंक ने, कईयों का नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने टूरिज्म और हॉस्पिटल के सेक्टर को डार्क जोन में डाल दिया है, तो उनको नेगेटिव में डाल दिया है, तो उनको नया लोन कोई नहीं मिलेगा। और जो पुराने ओ, लोन चल रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी ये है कि वो ईएमआई कहाँ से चुकाएं। और टूरिज्म इतना चला नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट सारी बंद है, विदेशों से कुछ आ नहीं रहा है। लोगों के ट्रांसपोर्ट जो उन्होंने पिछले साल नए तैयार किए थे, कुछ पुराने हैं, वो सारे खड़े हैं। एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर इतना खर्चा होता है, एक्साइज ड्यूटी में रिबेट होनी चाहिए। एक एसआरटी जो लगता है खड़ी खड़ी बस का, उसका 42,000 रुपये महीने का है, जबकि में 800 रुपये ही है। तो ये कई सारी समस्याएं जो हमने सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने भी रखी है, स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी रखी है। तो स्टेट गवर्नमेंट से हमसे आशा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छा फ्रेंडली बजट हमको दिया है, अभी पॉलिसी दी है इसका, एक्साइज पॉलिसी का, तो उसमें जो होटल 20 साल 10 साल से जो चल रहे थे वो बाहर लाइसेंस की मांग कर रहे थे, तो उनको अब आसानी से सुलभ हो पाएगा और उस वजह से वो अपना बिजनेस सुचारू रूप से कर सकेंगे। देखिए, देखने वाली बात यह है कि पैंडेमिक ने हमें बिल्कुल खत्म कर दिया। टूरिज्म ऐसा व्यवसाय है जो सबसे पहले हिट होता है, लास्ट में रिवाइव होता है। अभी तो हमारा सर्वाइवल का मौका है, हमें सर्वाइवल का ही नहीं मिल रहा। हम सोच रहे थे कि केंद्रीय बजट में कुछ घोषणाएं होगी हमारे लिए, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और सारे रियायतें, सारे कर्ज माफी वगैरह एक वर्ग के लिए, एक व्यवसाय के लिए कर दिए सरकार और बाकियों को नहीं करे, ये गलत बात है। सबको साथ लेके चलना चाहिए, कुछ सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी ने बोला है। उसकी तरह से हमारा भी विकास हो, हमें भी साथ लेके चलते, हमारे भी कुछ मापदंड तय करते कि भाई इनको जरूरत है, तो थोड़ा अच्छा लगता है इंडस्ट्री। बिल्कुल। हमारे साथ हुसैन खान जी हैं। हुसैन खान जी, सरकार की ऐसी परसेप्शन है कि अवधारणा है कि आदमी जब सब कुछ कर लेता है तब उसको घूमने फिरने की जो है ना उसको सुध आती है, जब जब सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, सभी सुरक्षाएं की जो है ना कोई कोई संदेह ना हो। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य भी खतरे में हो और आपका बजट भी गड़बड़ा रहा हो तो आदमी घूमना फिरना को थोड़ा सा परहेज करता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने आपके साथ कितना अन्याय किया है और क्या आप कितने जल्दी आपको उभरने की संभावना है? देखें, ज्यादा जो जो पॉलिसी हमारी स्टेट की बनती है पर्यटक के लिए, उनसे हमें ज्यादा उम्मीदें रहती है, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ चुका है। तो हम ये देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ घोषणाएं होंगी। घोषणाएं डायरेक्टली तो कुछ पर्यटक सेक्टर के लिए नहीं हुई है सेंटर से, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब करीब 16,000 करोड़ के नई लाइन, रेलवे की बड़ी लाइन डालने के लिए राजस्थान में बजट दिया है। 12,000 करोड़ का करीब छोटी लाइन से बड़ी लाइन को चेंज करने का दिया था, करीब करीब
54,000 करोड़ का जो बड़ी जो सड़क है, हाईवे रोड, उनके लिए बजट दिया है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर ये सब लाइनें, रोड और ट्रेन की लाइनें बिछेगी राजस्थान में, तो जहां तक रोड नहीं है पर्यटक स्थलों तक, वहां पर अच्छी रोडें बनेगी। आने वाले समय में उन अच्छे रोडों के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अब बात रही ईएमआई की, तो ईएमआई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होती है। ईएमआई एक बड़ी समस्या है पर्यटक क्षेत्र के यूनिट जो है उन लोगों के लिए। 1 साल से व्यापार सारा बंद पड़ा है, और आने वाले 1 साल भी हम नहीं मान के चलते कि जैसे आपने कहा कि लोग बचत के बाद में ही घूमने के लिए निकलते हैं। अभी तो लोगों का घर खर्चा ही पार पड़ना मुश्किल हो रहा है, तो बचत की तो बात ही नहीं सोच सकते। 1 साल से सभी पर्यटक गाइड है वो बेरोजगार बैठे हैं, पर्यटक टैक्सियां सभी खड़ी हुई है, और जितने भी हैंडीक्राफ्ट के शोरूम थे, जेम्स एंड ज्वेलरी थे, जो विदेशी लोग आते थे, वो सब एकदम ठप पड़े। तो इन सब का व्यापार वापस सर्वाइव करने के लिए हमें कम से कम 1 साल का समय और चाहिए। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा, उसमें हमें बड़ी उम्मीद है। हमें उम्मीद ये है कि राजस्थान सरकार यत्न करेगी कि हमारे उद्योग को पर्यटन का दर्जा दे, जिससे जितनी भी सुविधाएं पर्यटक क्षेत्र को मिलती है, उद्योग क्षेत्र को मिलती है, वो पर्यटक क्षेत्र को मिलना शुरू हो। हमेशा सभी ये कहते हैं पर्यटक उद्योग हम कहते हैं, लेकिन पर्यटक की कौन सी औद्योगिक सुविधाएं पर्यटक क्षेत्र को मिल रही है, वो हमें मिलनी चाहिए, धरातल पर वो आना चाहिए। और हमें 1 साल तक सारे हमारे सेक्टर बंद था, पूरा पर्यटक यूनिट बनते, सभी होटल्स के अनेक टाइप के लाइसेंस बनते हैं, चाहे वो नगर निगम के हैं, चाहे पुल के हैं, चाहे लेबर के हैं, चाहे अन्य बार के हैं, उन सब की फीस 1 साल के लिए सरकार माफ करे, सभी लाइसेंस बिना फीस के रिन्यूअल करे, ये हम उम्मीद करते हैं। और हम ये उम्मीद और सरकार से करेंगे कि सरकार ने पर्यटन नीति की घोषणा की है, उनमें करीब 100 घोषणाएं सरकार ने की है। उस पर्यटक नीति की जो कमेटी है, उसमें सभी आईएएस स्तर के लेवल के लोग हैं। अब उनके पास अन्य इतने काम होते हैं कि वो कब पर्यटक क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालेंगे। हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी उस कमेटी का मेंबर बनाया जाए, जिससे फील्ड की वास्तु स्थिति है वो सरकार तक पहुंचे, और पर्यटक स्थलों के और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को वो एडवाइस करे, और सरकार एडवाइस पर स्टेप ले, और पर्यटक स्थलों का डेवलपमेंट हो सके। तो हमारी ये डिमांड है। अब सरकार ने जो पर्यटक नीति जो जारी की अभी 2021-22, उसमें घोषणाएं तो 100 के करीब करती, लेकिन हम कहते हैं कि उन 100 घोषणाओं में से अगर ये 25 घोषणाएं पूरी कर दे ना, टाइम पूरा होते होते, तो हम उसको 100% मान लेंगे। घोषणाएं केवल कर देते हैं, पेपरों में रह जाती है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। आप अनेक काम करेंगे, रेगिस्तान में पर्यटक स्थलों का डेवलपमेंट करेंगे, पर्यटकों को बढ़ाने के लिए क्या क्या सुविधाएं देंगे। मैं आपको अगर घोषणाएं गिनाना चाहूँ तो शायद मेरे को 1 घंटा लगेगा। अच्छा चलिए, हुसैन खान साहब, आप अभी थोड़ी देर आप फिर से आएंगे। हमारे साथ पुनीत जेठलिया जी हैं, जो कि राजस्थान के एक बड़े कारोबारी समुदाय से हैं, गाना ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और पुनीत जी, थोड़े से हमें समझाएं कि कोविड के दौरान किस तरह के जो है ना, क्योंकि सिर्फ आप ही संघर्ष नहीं किया, आपके वर्करों ने भी संघर्ष किया होगा, आपके साथ बहुत पूरी एक ईटरी की एक पूरी चेन जुड़ी होगी, उन्होंने भी संघर्ष किया होगा। तो क्या आपकी अपेक्षाएं थी, और किस तरह से बजट में आपको कुछ आपको हाथ लगा क्या? सर, मैं सबसे पहले तो इसी सरकार के, जो कि 2014, तो मैं इसी सरकार के 2 पहलू पे आपको एक बार उनकी नजर दौड़ाना चाहूंगा। 2014 में सरकार ने 5 टी की घोषणा करी थी, जैसे ट्रैवल और टूरिज्म, उस 5 में से 2 थे। यानी जो फोकस था 2014 में, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत ज्यादा था, और जब ट्रैवल एंड टूरिज्म आया था तो वो बहुत बेहतरीन आया था 2014 में। अब सरकार ने जब हर चीज फेवर में चल रही थी ट्रैवल और टूरिज्म के, तो सरकार भी साथ थी। सरकार के बाद अब ये पैंडेमिक आया, पैंडेमिक आने से ये सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरह हिट गिर गया। अब इस सेक्टर में अगर बात करें, जो ये वाला सेक्टर है, जो हमारी जीडीपी को 9 से 10% कंट्रीब्यूट करता है, टू बी प्रिसाइज 15.25 लाख करोड़
ये हमारी जीडीपी को देता है, जिसमें आपके एफएनबी आ गई, होटल आ गई और टूरिज्म सेक्टर आ गया। ये इसका कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में। पर क्योंकि पेंडेमिक आया और ये सेक्टर बुरी तरह हिट हुआ, तो इस समय सरकार ने भी हमारे से मुंह मोड़ लिया। भाई जब जब ये सेक्टर जब चल रहा था और सरकार को रेवेन्यू दे रहा था, तो सरकार भी देख रही थी इसको, पर पेंडिंग से सबसे ज्यादा हिट ये हुआ है, तो सरकार ने भी इससे मुंह मोड़ लिया है। सरकार ने एक काम जरूर अच्छा किया है, जो कि सरकार की दोहरी पर्पस सॉल्व कर रहा है। 35,000 करोड़ का बजट दिया है वैक्सीनेशन को। अब वैक्सीनेशन से हमारे को क्या फायदा? वैक्सीनेशन से फायदा है कि टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, एटलीस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म को। तो ये एक चीज बहुत बढ़िया करी है सरकार ने। पर सरकार, आप भी समझ रहे हैं, सरकार का इसके रुझान टूरिज्म सेक्टर को नहीं है, उसका पर्पस दो है, जिससे कि टूरिज्म सेक्टर को चलो फायदा हो रहा है। पर सरकार ने, आपने देखी 21-22 सेंटर ने 21-22 के टूरिज्म बजट में 20% की कटौती करी है। सर ये कटौती नहीं, ये बढ़ोतरी का समय था इस टूरिज्म को रिवाइव, इस सेक्टर को, एफएनबी, होटल और टूरिज्म को रिवाइव करने का। आपने उसमें कटौती करी 19 से 20% की। ऐसा क्यों? 2014 में जिस चीज को ऊपर चढ़ाया, 2020-21 में आपने हाथी झटक ली उसे। 20% स्लैश करने की जगह 20% बढ़ाना चाहिए सर, क्योंकि आप इतना मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 10 का कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और अब टूरिज्म सेक्टर को ये नहीं माना गया है, टूरिज्म और होटल सेक्टर को, कि ये, क्योंकि पेंडेमिक में सारे सेक्टर हिट हुए हैं, पर ये नहीं माना है कि इस सेक्टर को खाने से हमारी जो ग्रोथ है या मोड ऑफ रिकवरी है वो आएगी। ये सरकार ने किनार कर दिया इसका इस समय पे। तो हमारी कई आशाएं हैं जो कि सरकार से है, जो कि केंद्रीय बजट पूरी नहीं कर पाया, और चाहते हैं कि जो स्टेट बजट है वो उसको पूरी करे। और जो परिवार, जो सेक्टर या सेक्टर से जुड़े लोग इसमें हिट हुए हैं, वही जो हैं वो, उनको अगर थोड़ी सी भी सहानुभूति और आशा दिखाई जाए तो यही सेक्टर है। खासकर राजस्थान की बात करूंगा सर मैं। राजस्थान में जैसे कि हुसैन साहब ने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी और ये सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर, यही है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। तो हमारे लिए टूरिस्ट अगर भगवान है, जो राजस्थान की इकोनॉमी को चलाता है, तो सबसे पहला ध्यान टूरिज्म पे जाना चाहिए सर। आप बाकी कंट्रीज देखें, चाहे वो आप मालदीव हो, दुबई हो, उन्होंने अपने टूरिज्म को वापस रिवाइव करा है। आज दुबई की फ्लाइट्स चालू हैं, टूरिज्म पे ध्यान है उनका, क्योंकि उनको पता है कि दुबई में जो मोटा फंड आता है वो टूरिज्म से आता है। तो उनकी सोच देखिए और हमारी सरकार की सोच देखिए, सोच में फर्क है। नहीं, मैं लेकिन एक बात आपसे, जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन से आपको एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि लोग घूमेंगे, तो सरकार की ये भी तो हो सकता है कि अभी फिलहाल लोग घूमने ना निकले, इसलिए उसको इंसेंटिव ना दें। क्योंकि अगर वो ज्यादा घूमने निकलेंगे, अगर इंसेंटिव दिया आपको टूरिज्म के लिए, आपको अगर कहा इंसेंटिव दिया तो लोग निकलेंगे, तो उससे कोरोना के हालात ना बिगड़ जाए। कहीं ऐसी मंशा सरकार की तो नहीं है? नहीं सर, देखिए वैक्सीन आई है, वैक्सीन अच्छे पर्पज से आई है, वैक्सीन ट्रायल और टेस्टिंग के बाद आई है, तभी तो लगाई है, तभी तो लोगों को लगाई है। इवन आज की अभी लगी नहीं है ना, लेकिन अभी लगी तो नहीं है। तो अभी अगर इंसेंटिव देंगे, लोगों को कहेंगे कि आप टूरिज्म के लिए निकल जाइए, तो कहीं इसका कहीं दुष्प्रभाव, मतलब कहीं कोई उसके कोरोना के से उसका कोई मतलब विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा कोरोना के ऊपर? ऐसा सरकार की मंशा हो सकती है? मैं बोलूं जी, देखिए, सरकार ने बहुत ही युद्ध स्तर पे कार्य किया है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ल्ड में एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और जो प्रश्न आया है कि यहाँ पे इंजेक्शन इसलिए नहीं लगे ताकि लोग बाहर निकले, वो गलत है। इन चीजों को दो को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन अपनी गति से लग रहा है सबको, जैसे आ रहा है, हमारा भी नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा। जब हमारा नंबर आएगा हमें लगेगा और लगवाना भी चाहिए, उसका टूरिज्म से लेना देना नहीं। बट टूरिज्म कब बढ़ेगा? जब विदेशों में सबको लग चुका होगा, यहाँ लग चुका होगा, और तब टूरिज्म आएगा। और इसमें कम से कम 1 से 2 साल लगेंगे। तो जब तक सब लोग को वैक्सीन नहीं लग जाता, तब तक लोग ट्रेवल करेंगे नहीं। वो ट्रेवल उनको लग गया और यहाँ नहीं लगा तो भी लोग नहीं आएंगे। और जैसी हमारी आर्थिक स्थिति है वैसे यूरोप की भी आर्थिक स्थिति, तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तभी लोग आएंगे। तो अभी कुल मिला के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि फिगर्स बताए हैं, ये सोचने की बात है कि राजस्थान में 30% वर्कफोर्स टूरिज्म से है, और राजस्थान का जीडीपी में टूरिज्म का 22% हिस्सा है, जैसे कि केंद्रीय बजट में 9 से 10% है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम क्या मांग रहे हैं? हम यही तो मांग रहे हैं राज्य सरकार से भी कि हमको इंडस्ट्री स्टेटस तो आपने 1989 में दे दिया है, पर्यटन उद्योग कहलाता है, लेकिन उसकी सुविधाएं आज तक आपने दी नहीं। हम
हम उसकी सुविधाएं मांग रहे हैं, बिजली, पानी, जमीन, यूटीएस टैक्स वगैरह, ये सारे तो ये मिल जाते हैं, तो एक अट्रैक्शन रहेगा राजस्थान में निवेश करने का, लोग ज्यादा आएंगे। आपने कभी सुना पिछले 5-10 सालों में कि कोई 1000 करोड़ की फैक्ट्री आई है या 500 करोड़ की बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री आई? नहीं आई। 500 करोड़ 1000 करोड़ का 5 स्टार होटल ही बनता है राजस्थान के अंदर जो आता है और जो आए हैं। तो ये एक इंडस्ट्री जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि प्लास्टिक को आपने बैन कर रखा है, लेकिन प्लास्टिक जो बना रही है फैक्ट्री, उसको तो इंडस्ट्रियल स्टेटस मिला हुआ है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जर्दा, तम्बाकू, ये सब चीजें इनको भी इंडस्ट्री में अगर हो रहा तो इनको भी फायदा मिल रहा है। और हम लोग जो इतना दिन रात एक करके टूरिज्म बनवा रहे हैं, इतना विदेशी मुद्रा इकट्ठी करा रहे हैं देश के लिए, 30% वर्कफोर्स को रोजगार दे रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। आपने हमको इतना अनदेखा कर दिया, इतना हमको सोतेला कर दिया। राज्य सरकार से मेरी बात हुई है, बजट में मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखे थे प्रश्न, और वो उनसे बहुत आशा है, वो बहुत सपोर्ट करेंगे लग रहा है। मुझे थोड़ा सा समझना चाह रहा था। हुसैन खान साहब ने कहा कि इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिला है, आपने कहा कि आपको मिल चुका है 2010 में, फिर आप कह रहे हैं कि सुविधा नहीं मिली 1989 में। ओके, 1989 में आपको इंडस्ट्री दर्जा मिला पर बेनिफिट्स नहीं मिले। इंडस्ट्री स्टेटस टूरिज्म इंडस्ट्री को मिला है, जो कि कुलदीप सिंह जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि इंडस्ट्री स्टेटस मिला है, पर उसमें फर्क है। जो इंडस्ट्री स्टेटस टूरिज्म इंडस्ट्री को मिला है वो पैरेलल्स विद अदर इंडस्ट्री नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं साहब आप। आज आरबीआई लैंडिंग नॉर्म्स को माने, आरबीआई नॉर्म्स जो होंगे लैंडिंग नॉर्म्स, वो सारी इंडस्ट्री के लिए बराबर होने चाहिए, पर टूरिज्म इंडस्ट्री को रिस्की इंडस्ट्री या रिस्की कैटेगरी में देके और लोन और लैंडिंग से दरकिनार किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? लोन देने को तैयार नहीं है। रिस्की क्यों? ये सब आरबीआई के नॉर्म्स हैं, आरबीआई की कुछ पैरामीटर्स हैं और आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, जिसके अंदर में इस इंडस्ट्री को थोड़ी रिस्की कैटेगरी में रखते हैं। और जो नॉर्म्स हैं रिस्की क्यों, बताएं। मैं आपको बताता हूँ। आतंकवाद हमला होता है तो सबसे पहले टूरिज्म बंद होता है। दो देशों के बीच में संबंध खराब होते हैं, सबसे पहले टूरिज्म बंद होता है। बाढ़ आती है तो टूरिज्म बंद होता है, अर्थक्वेक आता है तो टूरिज्म बंद होता है। सब चीजों में टूरिज्म ही सबसे पहले इफेक्ट होता है, इसलिए इसको रिस्की में डाल रखा है। बट राजस्थान सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि जो रिप्स की फैसिलिटीज है, रिप्स के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, उन होटल्स को राजस्थान सरकार ने बेनिफिट दिए हैं। और अभी फिर एक बजट अलॉट किया उसके लिए, तो उसमें भी जिसके इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने रिप्स के अंदर दिया है, उसको बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो जीएसटी कलेक्शन का जो भाग हमको मिलना है, वो आपको जो है रिप्स के अंदर 7 साल कर दिया गया है। हम रिक्वेस्ट करें उसको 9 साल कर दी, क्योंकि ये 2 साल टूरिज्म के बर्बाद हो गए। तो इस वजह से सरकार विश्वास करेंगे, मान जाएंगे। जैसे उन्होंने एक्साइज पॉलिसी के लिए हमारी रिक्वेस्ट मानी है, वैसे लगता है कि बाकी जो हमारी मांगे हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, तो विश्वास है कि वो काम हो जानी चाहिए। नहीं, लेकिन इंडस्ट्री ओवरऑल वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है? क्या जैसे आपने कहा कि रिस्की है, तो भारत के लिए रिस्की थोड़ी है, रिस्की तो हर देश में रिस्की है। वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। फ्रांस में मेरा मतलब अगर कोई चीज रिस्की है तो सारी दुनिया में रिस्की है। जो चीजें हमें प्रभावित करती हैं दूसरे देशों को प्रभावित करती हैं, तो क्या वहां भी वो इंडस्ट्री को उसी तरह से ट्रीट करते हैं कि भारत कर रहा है? वहां पे वो इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे लेते हैं। फ्रांस की आबादी 60 मिलियन है, वहां 60 मिलियन टूरिस्ट आता है। वहां पे अभी इतने झगड़े दंगे फसाद हुए, उसके बाद उन्होंने टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया। बट चूंकि कोविड बढ़ गया, इस वजह से वहां टूरिज्म बंद है। लेकिन जो टूरिज्म होटल इंडस्ट्री और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद है, सब एम्प्लॉइज को सरकार वहां की एक भत्ता दे रही है मंथली, ताकि उनका रोजगार चल सके। हमारे यहाँ तो चने का दाना नहीं दिया ना आपने किसी को, परिवार कैसे चल रहा है आदमी? और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो टैक्सी वाले हैं, गाइड्स हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, होटल के स्टाफ हैं, वेटर्स हैं, इनके परिवारों में भी तो कोरोना हुआ होगा, इनका भी तो खर्चा हुआ होगा। तो बड़ी मुसीबतें हैं सर ये तो। आप लोगों के जो आपने बताया कि जो है ना आपके सारा स्टाफ होता है, पूरी एक सप्लाई चेन होती है, उनका हाल कैसे, उनका पिछले दिनों कैसे गुजारा हुआ, और उनको क्या सरकार से मदद मिली क्या? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है सब, बहुत ही मुश्किल में है। अब जो बिजनेसेस खुल रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, वो धीरे धीरे स्टाफ को बुला रहे हैं। कई स्टाफ वो गांव के अंदर खेती में रम गया है, किसी का 8-10 महीने से वहीं जम गया है, उसका मन मान लग गया, वो निकल के नहीं आ रहा है। तो आपकी जो वर्क फोर्स थी वो भी डैमेज हुई है, जो आपने इतने सालों में अपनी टीम तैयार करी वो भी टूटी है। तो ये मुश्किलें होटल रेस्टोरेंट मालिक भी फेस कर रहा है, उतना स्टाफ भी फेस कर रहा है। इसमें सरकार को आगे आना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो अभी आज हमारी एक वेबिनार हो रहा है,
हमने सरकार से 500 करोड़ रुपए का एक बजट मांगा है टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए। पिछली बार 120 करोड़ था, यूज नहीं हुआ पूरा, 500 मांगा। 500 को कैसे खर्च करेंगे वो भी हमने रास्ता बताया, क्योंकि जब तक आप बहुत बड़े लेवल पे राजस्थान की मार्केटिंग नहीं करेंगे, राजस्थान उस चमक पे नहीं आएगा। बहुत टूट चुका राजस्थान। सबसे सुंदर पहल अभी जैसलमेर होटलियर्स ने करी थी, वहाँ स्पाइस जेट की जो फ्लाइट जाती थी, कम लोड की वजह से फ्लाइट बंद कर दी, तो सारे होटलियर्स आ गए, उन्होंने कहा कि हम आपका नुकसान भुगतेंगे, आप फ्लाइट चालू करो। तो पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी होकर और फिर चालू कराई। ये दुनिया में एक पहला उदाहरण है। उसी तरीके से जो मोटर व्हीकल एक्ट है आपका, उसके अंतर्गत जो गाड़ियों का जो टैक्स है, अब सबने गाड़ियां इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट करके गाड़ियां खड़ी है, लेकिन उनका टैक्स भर रहे हैं, बिजनेस है नहीं, कस्टमर है नहीं। इनका कम से कम 2 साल के लिए टैक्स माफ कर दें तो सरकार पर बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। हमने राज्य सरकार को ये भी बोला है कि अगर आप 1000 करोड़ का एक पैकेज निकालते हैं तो हम आपको 2000 करोड़ की आमदनी का रास्ता भी बताते हैं। जैसे राजस्थान में हजारों होटलें हैं जो रेगुलराइज होना चाहती हैं। अगर आप 25% ऑफ द रिजर्व प्राइस उनसे ले लें और कर दें, क्योंकि वो सब होटलें चल रही है, देखिए उनके पास सारे लाइसेंस हैं जो एक होटल चलाने के होने चाहिए। खाली जमीन का ही तो है कि आवासीय बना है, उसका वाणिज्यिक नहीं है या इंडस्ट्री नहीं है। आप उसको इंडस्ट्रियल बना के आप उसको 25% ले लीजिए, आपको 15,000 करोड़ का आमदनी हो जाएगी। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ₹2 स्क्वायर फुट प्रति वर्ष चार्ज कर लीजिए उनसे, आपकी एक रेगुलर इनकम चालू हो जाएगी। तो उससे टूरिज्म के डेवलपमेंट में पैसा काम आएगा। अभी जैसे हमने कहा कि सरकार को कि हमें नए डेस्टिनेशन तैयार करने के, अब हमको डोमेस्टिक टूरिस्ट पे ही ध्यान देना ज्यादा। तो उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बीकानेर में डीआईजी पोस्टेड है पुष्कर सिंह राठौर, उन्होंने पहल करी है, उनके आईजी ने पहल करी, उन लोगों ने सांचू बॉर्डर खोला है, तो वहाँ पर्यटक जाना चालू हो रहा है। अभी हम लोग भी जाके आए हैं, सरकार से भी बोला है, तो सरकार भी उसके लिए बोर्ड वगैरह मार्केटिंग वगैरह करेगी। उसी तरीके से हमारा दूसरा स्टेप अब बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जहाँ भरपूर पानी है, हरियाली है, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगता हुआ है। अगर उसको डेवलप करते हैं, अभी अगले सप्ताह में जा रहा हूँ, हमारे राजस्थान टूरिस्ट मेंबर भी जा रहे हैं, हम जाएंगे उसको स्टडी करके आएंगे। तो अगर हम उसको डेवलप करें नए नए डेस्टिनेशन को, तो क्या राजस्थान में एक विशाल है। झालावाड़ है, झालावाड़ में बुद्धिस्ट केव्स है आपके पास, शाहपुरा का भाभू में बुद्धिस्ट केव्स रही है। अब ये 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी बीसी की है, इनको जाके एक्सप्लोर करेंगे, इनको डेवलप करेंगे, सरकार को बताएंगे, सरकार आगे आएगी। तो सरकार पर हमको मिलके ही टूरिज्म को चलाना है और मिलके बढ़ाना है। लेकिन ये है कि एक कदम हम आगे बढ़ाएं तो सरकार 2 कदम हमारे आगे बढ़ाए, ताकि हमारे को एक संबल मिले, एक विश्वास मिले। मैं थोड़ा कुलदीप जी बताएं जी हुसैन साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि हमारा जो होटल स्टार अभी क्या कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्यूपेंसी बजट क्लास होटलों में है, राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो पर्यटक आते हैं और जो कमरों की तलाश करते हैं, वो 85% से 80% बजट क्लास होटलों की तलाश करते हैं। और ये सेक्टर ऐसा है जहां पर अभी जो ऑक्यूपेंसी है ज्यादा से ज्यादा 35 से 40% नहीं है, और ऑक्यूपेंसी के हिसाब से जिस तरीके से स्टाफ को रिकॉल किया गया है, उसका रेशियो भी 50% से ज्यादा नहीं है। और आज भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए 50% लोग रोजगार घूम रहे हैं, या फिर कहीं काम की तलाश कर रहे हैं। आज उनकी ये हालत है। और दूसरी बात, ये जो इंडस्ट्री वाली बात आई, सरकार ने इस इंडस्ट्री होटल व्यवसाय के में विशेष तौर पर बात कहूंगा मैं, कि जो पानी के जो बिल है वो तो सरकार इंडस्ट्रियल रेट पे दे रही है हमारे को, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेट पर पानी के बिलों की रेट ज्यादा है। और जो बिजली के बिल है हमें कॉमर्शियल दे रही है सरकार, क्योंकि बिजली के बिलों पर जो है कॉमर्शियल रेट ज्यादा है। तो अब देखो सरकार की चालबाजियां, हमने कितने ज्ञापन दिए हैं। पिछले टाइम जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हमने उनको कहा कि साहब आप पानी के बिल इंडस्ट्रियल दे रहे हो क्योंकि उसकी रेट ज्यादा है, बिजली के बिल कॉमर्शियल दे रहे हो कि उसकी रेट ज्यादा है, तो आप हमें क्यों मारने में लगे हो? आप हमें डेवलपमेंट में करने में लगे हो या हमारा खून चूसने में लगे हो? और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 50 लाख लोग इस सेक्टर से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिसके अंदर में 25 लाख लोग ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पूरे भारतीय पर्यटक जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्टेट से दूसरे स्थान करीब करीब 150 करोड़ प्रति वर्ष जाता है। मैं तो कहता हूं केवल हमारे डोमेस्टिक पर्यटकों की बात कर रहा हूं मैं, उसमें
यूपी के अंदर में 54 करोड़ जा रहा है पर साल का, मद्रास के अंदर में 45 करोड़ के कभी जा रहा है, और हमारे यहाँ 4-5 करोड़ से ज्यादा नहीं आ रहा है। आप अगर कंपेयर करेंगे पूरे भारतवर्ष के स्टेट को, तो सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल राजस्थान में है, लेकिन इनको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, इनके एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। कोई सचिन तेंदुलकर या कोई अमिताभ बच्चन जैसे हीरो से एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत है। गुजरात ने तो अपने गधे बेच करके अपना पर्यटक बढ़ा लिया। आप क्या बात करते हो? अमिताभ बच्चन जी से गधों का एडवर्टाइजमेंट करवाया और वहां भी पर्यटक बढ़े। तो देखो हमारे गधे कितने सोवने हैं, कितने सुंदर है, और रेगिस्तान में दौड़ते हुए कितने हाथी की तरह दिखते हैं। तो आपने दिखाया ना वो जगह को, क्यों ना आप राजस्थान के अंदर में भी वो गुजरात पॉलिसी इस टाइप की अगर वो कर रहे हैं, तो इस कार्य पर्यटकों की, मैं आपको कहता हूं सरकार को रोजगार की समस्या से निजात मिल जाएगी। मैं आपको कहता हूं 50 लाख लोग रोजगार हमारे यहाँ भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इससे डबल ट्रिपल रोजगार लोग लग जाएंगे। लेकिन इस सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है, इस व्यापार को बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ेगा जब पर्यटक ज्यादा आएंगे। निश्चित रूप से पर्यटक ज्यादा आएंगे तो प्रत्येक जो इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोजगार में बढ़ोतरी होगी निश्चित रूप से। हम बार बार सरकार से हम कोविड के दौरान हमने अनेक रास्तों से सरकार तक पहुंचने का प्रयास किया। हमने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा सरकार को, हमने लिखित में भी लेटर भेजे, लेकिन ना तो सरकार ने अभी तक इस पर्यटक सेक्टर को रिलैक्स देने के लिए किसी भी टाइप की अभी तक घोषणा नहीं की है। वो बहुत ज्यादा अफसोसजनक है। और जो स्पेशली जो बजट क्लास होटलें हैं, जहां भारत के 35 मैं कहता हूं कि 85% लोग जो है इस बजट क्लास होटलों का उपयोग करते हैं देश के, वो आज मझधार में है और उनके पास में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। EMI तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बिजली के बिल चुकाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। बिल्कुल, बिजली के बिल पे ही मैं बात करता हूँ। हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये ज्ञापन के जरिए बोला था कि जो बिजली के बिल है, कि मैं बात कर रहा हूँ कोविड के समय की, अगस्त के प्रायर की, तो जब बिजली के बिल है हमने उनसे वेवर की मांग करी थी, तो वेवर की जगह उन्होंने हमें दिया डेफर। और डेफर कितना सर? 1 महीने का डेफर। अब एक बात बताइए, जब कोविड एरा चल रहा है तो 1 महीना या 1.5 महीने से क्या फर्क पड़ता है? जुलाई का बिल अगर आपको अगस्त में देना पड़ा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? तो मदद करी तो ऐसी करी कि जिसको मदद काम की ही नहीं। अगर कोविड का एरा चल रहा है तो डेफर भी दिया, तो डेफर कम से कम 6-8 महीने का, जब तक रिवाइवल होगा तब डेफर का फर्क है। कोई फर्क नहीं सर डेफर में। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 महीने में हम अगले महीने चुकाएंगे तो अगले महीने भी हम रो ही रहे हैं और पहले महीने भी रो ही रहे हैं, तो आंसू पोंछने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जाए लिकर पॉलिसी की एक्साइज ड्यूटी पे। एक्साइज ड्यूटी में उन्होंने इतने ज्ञापन देने के बाद 25% की रिबेट दी एक्साइज ड्यूटी में, पर अब 25% वो भी अगले बार में एडजस्ट हो जाएगी। पर अब ये बताइए कि जब नहीं आ रहा है लिकर ही नहीं, 25% को लेके करना है सर। पुनीत जी, एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करेंगे कि राजस्थान की जो आबकारी पॉलिसी आई है, राजस्थान का बजट आने वाला है और राजस्थान के सीएम ने मुलाकात भी की आप लोगों से, उसमें क्या आप लोगों ने मांगे रखी और अब क्या अपेक्षा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। पत्रकार टीवी पर चर्चा जारी है, आखिर टूरिज्म सेक्टर कैसे उभरे इस चुनौती से। नमस्कार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने बात की है कि राजस्थान में इंडस्ट्रियल का जो दर्जा है, इंडस्ट्री का जो दर्जा है उसको पर्यटन को मिल गया है, लेकिन उसको नुकसान उनको ज्यादा हो रहे हैं। जो फायदे होने थे वो नहीं मिल रहे हैं। जैसे हमें हुसैन साहब ने बताया कि आपको बिल तो पानी का कॉमर्शियल आ जाता है, बिजली का बिल कॉमर्शियल आ जाता है, और इसलिए इस तरह से पानी का जो बिल आता है वो इंडस्ट्री में आ जाता है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इंडस्ट्री के नाम पे वो नहीं मिल रही है। पुनीत जी ने बताया कि आपने जो रियायतें मांगी कि आपको कोविड के दौरान रियायतें मिली तो नाम मात्र की मिली। पुनीत जी, थोड़ा सा आप बिजली का बिल का मामला समझा रहे थे, थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के आपको मांगे हैं और आप क्या चाहते हैं अब। तो देखिए, जो बिजली है वो उत्पादन है सरकार के हाथ में, ठीक है, और सरकार के रेवेन्यू का सोर्स। तो सरकार के रेवेन्यू में सोर्सिंग में से उन्होंने थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री को पनपने के लिए दे दिया
तो सरकार का नुकसान नहीं है, थोड़ा रेवेन्यू कम होगा, ठीक है, बट उसी का जो दोहरा लाभ होगा कम देगी। तो हमने जो बोला था कि जो आज मान लीजिए कोई होटल है, होटल अगर कम लेवल पे भी चल रहा है तो उसकी बिजली का बिल इतना आता है कि उसको सस्टेन नहीं कर सकते, जो कि ऑक्यूपेंसी आज 15, 20, 25% सस्टेन नहीं हो सकता। तो हमारी ये फिक्स चार्जेस, हाँ, जो फिक्स चार्जेस है बेसिकली, देखिए चलो ये भी मान लिया कि जो कंज्यूम करते हैं उसका पेमेंट कर देंगे, कम से कम फिक्स चार्जेस जो कि सरकार का सीधे रेवेन्यू का हिस्सा है, वो फिक्स चार्जेस को वेव कर दे, या फिक्स चार्जेस को अगर डेफर करें तो कम से कम साल भर के लिए डेफर करें। 1 महीने के डेफर से कोई फायदा नहीं होना है सरकार को भी और नहीं और हमारे को भी नहीं। तो ये हमारी उनसे आशा है कि सर उसको प्रैक्टिकली बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली जो हम समस्या फेस कर रहे हैं उसको समझें, सिर्फ देना नहीं है, दे तो हेल्प के नजरिए से दे और रिवाइवल के नजरिए से सोच के दे। बिल्कुल। कुलदीप जी, थोड़ा सा हमें समझाएं कि आपने बताया, जैसे कि आपने चर्चा हुई कि कई राज्यों में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का दर्जा मिल चुका है, राजस्थान को भी मिला है, लेकिन राजस्थान में आप कह रहे हैं कि आधा अधूरा है। थोड़ा सा विस्तार से समझाएं कि उन राज्यों में जहां आपको इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है, वहां उस इंडस्ट्री को कैसे फायदा हुआ और आपको उससे कैसे वंचित हैं? देखिए, ये बहुत सरल ज्ञान है। जब कभी करों में कटौती हुई है, राजस्व बढ़ा है। महाराष्ट्र ने अभी अपनी रजिस्ट्री फीस में 2% कटौती करी है, तो लाखों लोग फ्लैट्स लेने पहुंच गए, तो उनकी आमदनी बढ़ गई। उसी तरीके से अगर राज्य सरकार भी कुछ करों में कटौती करेगी तो राजस्व बढ़ेगा। जहां तक बिजली का है, जो हम चाह रहे हैं कि बिजली औद्योगिक दर पे लगे, अभी कॉमर्शियल दर पे हम 12 रुपए दे रहे हैं। पहले 11 रुपए थी कोविड से पहले, कोविड के टाइम पे 12 रुपए, मतलब 1 रुपया कोविड के टाइम पे बढ़ा है हम। और जो इंडस्ट्रियल रेट है वो 9 रुपये, तो 3.5-4 रुपए का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है एक सरकार की, हमारे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस। अगर ये व्यवहार होता है और इंडस्ट्रियल रेट लागू होती है तो और भी कई इंडस्ट्री जो आना चाहती है, होटल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको लालच रहेगा कि इंडस्ट्रियल स्टेटस मिला हुआ, ये बहुत जरूरी। पानी इंडस्ट्रियल रेट पे लगाइए तो वो ज्यादा है, कोई बात। तो यूडीएस टैक्स है वो आप इंडस्ट्रियल रेट पे लगाइए, आप कॉमर्शियल रेट पे लगाते हैं। फिर उसमें भी आपने अलग अलग बता रखा है कि 1000 गज का प्लॉट तो आवासीय पे लगेगा और बाकी जो है इंडस्ट्रियल 1000 को इंडस्ट्रियल पे लगेगा, बाकी आपका कमर्शियल पे लगेगा। प्लॉट भले 1000 गज का हो चाहे 1 लाख गज का हो, जिसमें होटल बनी है उसका एक ही दाम होना चाहिए और वो होना चाहिए इंडस्ट्रियल रेट। उसके अलावा हमारे 50 लाइसेंस, उन सबको क्लब करके एक होटल लाइसेंस बन जाए, 1 विंडो सोल्यूशन। हम जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन आया था, यहाँ पे रोड शो किया था, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी उड़ीसा सारे थे। उन्होंने इतना प्रभावित किया, एक तो बड़ा प्रभावशाली उनका वो रोड शो था, और दूसरा उन्होंने जो है वो हमें बताया कि वहां पे 24 घंटे के अंदर वो प्रोजेक्ट की परमिशन देते हैं अगर आप होटल लगाना चाहते हैं, और उसके ऊपर 20% सब्सिडी देते हैं। तो आदमी वहां जाएगा कि ये आए। उनकी हिम्मत देखिए कि इस कोविड खत्म होते ही उन्होंने अपनी मार्केटिंग रोड शो चालू कर दी। हमारे पास अभी बजट ही नहीं है कि मार्केटिंग रोड शो करें, कीमत दिया। एक एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म ऑफ राजस्थान, एफएस किया, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर रोड शोज और ट्रैवल मार्ट कर। अब समय आ गया है कि उनसे संपर्क किया जाए और सरकार उनको बुलाए और एक बजट दें और रोड शोज चालू, मार्केटिंग चालू। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा ने कर दिया है। अभी 12 तारीख आज से ही गुजरात में चालू हो गया है बहुत बड़ा टूरिज्म फेयर एडीटीआई का, तो वहां पे करीब 450 डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो लोगों ने करना चालू कर दिया। हम अभी थोड़ा प्रतीक्षा रहते हैं, अब समय नहीं है प्रतीक्षा करने का, वी आर ऑलरेडी मिसिंग द ट्रेन। बिल्कुल। लेकिन आप थोड़ा आप समझा रहे थे कि महाराष्ट्र को फायदा किस तरह से हुआ। महाराष्ट्र की और औद्योगिक नीति में, मतलब महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रियल दर्जा मिला और राजस्थान को दर्जा मिला, उसमें क्या अंतर है? देखिए, महाराष्ट्र को अभी कोविड को देखते हुए महीने भर पहले दर्जा मिला है। ओके, उन्होंने तो घोषणा कर दी है, उसके क्या लाभ हैं वो समय पे आएंगे, लेकिन अच्छा, जो लाभ है वो सामने दिख रहे हैं। हाँ, तो जो लाभ है वो सामने दिख रहे हैं। ठीक है। तो आज आपके घर की, आप लोगों की जो सीएम से मीटिंग हुई पुनीत जी और आप लोग गए होंगे, तो क्या आप लोगों ने मांग रखी है मुख्य रूप से?
हमने सर देखिए जी पुनीत जी बताएं। जी देखिए, शॉर्ट टर्म मैं इसको शॉर्ट टर्म वॉर फुटिंग मेजर्स बोलना चाहूंगा, जो कि सरकार को लेने चाहिए टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री और एफ&बी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। देखिए उसमें जो सबसे पहला है, अगर सेंटर की तरफ से बात करता हूं तो बात करता हूं इनकम टैक्स में इनपुट क्रेडिट या बेसिकली क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी ट्रैवल करता है तो इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए। दूसरी चीज जो SGST है, मैं राजस्थान सरकार की बात करूंगा, जो SGST है, SGST में डोमेस्टिक ट्रेवल का SGST वेव या रिड्यूस करना चाहिए, जो ट्रेवल पे लगता है, और जो होटल्स पे जो SGST लगता है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ताकि जो भार है डोमेस्टिक ट्रेवलर पे वो कम हो जाए। और जो एक्सपोर्ट अर्निंग या जो ऐसी होटल्स हैं जिनमें विदेशी टूरिस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग है उसको टैक्स फ्री करना चाहिए। और जो फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ आके स्पेंड करता है राजस्थान में, फॉरेन करेंसी स्पेंड करता है और जो उसको अर्न कर रहा है उसको EPCG के अंडर ट्रीट करना चाहिए, और वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मानी जाइए EPCG के अंडर में। दूसरी, अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 35AD, उसके अंदर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू होटल्स, उसके अंदर आपको रिबेट मिलना चाहिए, उसके अंदर रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे जो प्रयास होंगे, पर ये होने चाहिए वॉर फुटिंग पे, अभी चालू अभी होंगे। इसका नतीजा हमें साल भर के अंदर देखने को मिलेगा, और आप देखिएगा ये इंडस्ट्री वापस खड़े होके वापस अतिथि देवो भव, हाथ जोड़ के अतिथि को बुलाएगी, और अतिथि हमें वापस हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद करेगी। एक और सरकार ने हाल में एक्साइज पॉलिसी जारी की है, उसको काफी सैल्यूट भी किया जा रहा है, उसको काफी स्वागत भी किया जा रहा है। उसके बारे में बताएं कि उससे आपको किस तरह की मदद मिलने वाली है। आबकारी नीति जो सरकार ने जारी की है, उसमें सरकार ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है आबकारी नीति के लिए, कि भाई जो होटलें जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको आसानी से लाइसेंस दे देंगे। और उन्होंने ये नियम बनाया है कि जो जिनके पास नगर निगम के लाइसेंस होंगे वो उस बार का लाइसेंस लेने के लिए कैपेबल होंगे। लेकिन इनकी जो पॉलिसी अभी तक क्लियर कट नहीं आई है, उसमें मापदंड उन्होंने नहीं बनाए हैं कि भी कितने पार्किंग इनको जरूरत पड़ेगी, कितना जो है एरिया या कितने कमरे होने चाहिए। ये कुछ मापदंड आने बाकी है, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। आबकारी नीति तो ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइसेंस देने के लिए इन्होंने थोड़ा इजी नियम किया है, लेकिन क्लियर कट कुछ नियम और कायदे इनके जो बनाने हैं वो आने बाकी है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पर्यटक राजस्थान में पर्यटक स्थलों को तो देखने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्यटक मेडिकल पर्यटक का आता है, एजुकेशनल पर्यटक का आता है, जेम एंड ज्वेलरी का पर्यटक आता है। मतलब मैं ये कहता हूं कि पर्यटक केवल इसलिए नहीं आता है कि वो हमारे हवा महल या देखने आता है, अन्य अनेक टाइप से पर्यटक आते हैं। तो सरकार को प्रत्येक सेक्टर के अंदर में पर्यटक बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, वो करने की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा, पर्यटक जो होटल्स है वहां पर जो अभी तक हम जो सोलर लगाते थे, उनका सरकार हमें वही रेट देती थी जो बिजली के जो नॉर्मल रेट लगते हैं। लेकिन अब सरकार के नए नियम आए हैं कि अब अगर आप सोलर लगाएंगे तो केवल आपको 2 रुपए यूनिट ही मिलेंगे। बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे बाद में। कुलदीप जी, आपको मैंने देखा है पिछले दिनों कि आपने आबकारी नीति का बहुत स्वागत किया था, उससे किस तरह से पर्यटन को आपको बढ़ावा मिलते हुए दिख रहा है? आपने कहा कि ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। देखिए, पूरे राजस्थान में और पूरे विश्व में देखें तो पुराने शहर जो है वहां सबसे ज्यादा होटल बनी हुई। टूरिज्म पुराने शहरों से चालू हुआ है, चाहे भले आप यूरोप में वेनिस देख रहे हैं, चाहे पेरिस देख रहे हैं, चाहे आप जयपुर देख रहे हैं, जैसलमेर देख रहे हैं, जयपुर देख रहे हैं, पुराने शहर से चालू हुआ। पुराने शहर में रोड की कोई सीमा नहीं होती, 5 फीट की भी होती है, 10 फीट की भी होती है, 30 फीट। लेकिन वहां पर जो पर्यटक आ रहा है, जो होटलें बनी हुई है, वो उन सब सुविधाओं से वंचित है जो होटलें बाहर बनी। अब जो पर्यटक आएगा, अगर वो होटल ठहरा और अगर होटल वाला बार लाइसेंस फीस अफोर्ड कर सकता है और बार लाइसेंस ले सकता है, तो वो पर्यटक को बाहर नहीं जाना पड़ेगा दारू की दुकान दारू लेने के लिए, ऑटो में बैठ के नहीं पीना पड़ेगा, बाहर वो ठाट से अपने कमरे में जाएगा, नहाएगा, चेंज करेगा, आएगा, बाहर में बैठेगा, एक ड्रिंक लेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा।
ये एक डिग्निफाइड तरीका होगा एक पर्यटक को। एक तो सुविधा ये होगी, दूसरी सुविधा क्या होगी कि जो होटल्स हैं जो लेना चाह रहे हैं बार लाइसेंस, उनको अभी तक कुछ कारणों से नहीं मिल रहा था, वो अभी तो सुलभ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गली गली में बार खुल जाए। जो सेलेक्टेड होटल्स हैं जो ले सकते हैं, क्या पर्यटक आता है जो शराब पीना चाहेगा वो ही लाइसेंस ले। और लाइसेंस फीस जो है वो हर होटल के बस की बात नहीं। तो लाइसेंस फीस में इसमें बड़ी कटौती भी नहीं हुई है, वैभव भी नहीं हुआ। लाइसेंस फीस लगेगी तभी सरकार की आय बढ़ेगी। तो कुल मिला के जो है आबकारी नीति जो बनी है तो बिल्कुल ठीक है। जैसे खान साहब ने बताया उसके मापदंड तय नहीं है, मैं तो कहूंगा कि उसके मापदंड बनने भी चाहिए। फायर लाइसेंस होना चाहिए, नगर निगम का लाइसेंस होना चाहिए, फूड लाइसेंस होना चाहिए। ये सारे लाइसेंस इनके पास हैं और जिनके पास ये है उनको मिल जाए। पार्किंग पुराने शहर में होती नहीं, आजकल लोग अपनी गाड़ी लेके आते हैं, ऊपर ओला से आते हैं, गाड़ी ड्रॉप किया और चले गए, तो ऐसा कोई कंजक्शन नहीं होता। तो कुल मिला के देखा जाए तो पुराने शहरों में उन सबको एक अच्छा बढ़ावा मिलेगा। और आबकारी से क्या कि जो आय होती है होटल के लिए वो एक बहुत बड़ा मायना रखती है। तो टोटल बिलिंग बढ़ेगी तो सरकार को वैट मिलेगा, टैक्स मिलेगा, सरकार को आमदनी बढ़ेगी। और अभी 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 हुसैन खान जी ने कहा था कि गुजरात में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, हमारे यहाँ से करीब करीब 5 गुना पर्यटक आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है तमिलनाडु में या गुजरात में कि हमारे यहाँ नहीं आते? यूपी में भी हमसे अच्छे ज्यादा पर्यटक आते हैं, जबकि राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा दर्शनीय चीजें हैं, ज्यादा दर्शनीय स्थल है। ऐसा क्यों है? और आपने क्या मांग की है सीएम से किस तरह से मांग की है कि अब कोविड के बाद बढ़ावा मिले? देखिए हमारी सरकार केंद्र सरकार, अच्छा खान साहब जी नहीं आप बोलिए, कुलदीप जी बोलिए आप। नहीं मैं ये बोलूंगा सर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में बड़े समन्वय के साथ कोविड को हैंडल किया है। और कोविड के टाइम पे अभी भी सरकार ने जो कर्फ्यू लगाया था उस वजह से पर्यटक नहीं आए, तो उस वजह से कोरोना कंट्रोल हुआ है। जब कोरोना कंट्रोल हुआ है और कोरोना जब पूरा खत्म हो जाएगा और इंजेक्शन लग जाएंगे तो राजस्थान में बहुत ज्यादा पर्यटक आए। आज की तारीख में राजस्थान एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है, लोग आना चाह रहे हैं और आएंगे। हम बहुत होपफुल है, टूरिज्म अच्छा चलेगा, हमारी भी आमदनी होगी, सरकार की भी आमदनी। लेकिन अभी जो हम बढ़े हैं अगले 1 साल 2 साल तक देखने में 2023 तक, तब तक सरकार को आगे बढ़ के हमको सपोर्ट करना चाहिए। ओके जी हुसैन साहब आप क्या कह रहे थे, बताएं। मेरा ये कहना था कि अगर आपको पर्यटक बढ़ाने हैं तो एक उन स्थानों की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। यूपी है, अब आप देखें कि 54 करोड़ पर्यटक वहां आ रहे हैं। 150 करोड़ भारतीय पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान में, केवल 54 करोड़ तो यूपी में आ रहे हैं। और वहां तो केवल ताजमहल ही है साहब, और हमारे यहाँ तो भंडार पड़े हैं पर्यटक स्थलों के। क्यों आ रहे हैं? आपको वहां पर जाकर के देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से एड करते हैं, पर्यटकों तक कैसे पहुंचते हैं। एक घर तक जो पर्यटक बाहर निकलना चाहते हैं वहां तक वो कैसे। यूपी सरकार की और राजस्थान सरकार की नीति में कोई बहुत बड़ा अंतर है क्या? राजस्थान सरकार और यूपी सरकार में कोई ऐसा बहुत बड़ा अंतर है कि जो ना हमारे यहाँ पर्यटक नहीं आते उनके यहाँ आते हैं? देखो साहब, नीति की तो बात ऐसा है कि हम ये देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार का जहां पर भी, चाहे भारतवर्ष हो या चाहे विश्व के किसी भी अन्य देश में हो, जहां पर भी पर्यटक स्थलों को दिखाने का या अलग अलग टाइप के एग्जीबिशन लगते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे टीवी से हो चाहे रेडियो से हो या अन्य साधनों से हो, लगातार अपने पर्यटक स्थलों को दिखाते रहते हैं। और आज की दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपनी चीज को बार बार दिखाते रहेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान उधर आकर्षित होगा। मैं आपको बताऊं कि भारतीय पर्यटक जितने विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं उससे डबल भाषा से भारत में, ये जो पर्यटक स्थल है उनको आप उन तक पहुंचाएं तो सही, ये अति आवश्यकता है। और आप जनरली क्या करते हैं कि पर्यटक को बढ़ाने के लिए आप कमेटी का गठन करते हैं और उस कमेटी में उन लोगों को शामिल करते हैं जिनके पास समय ही नहीं होता उस पर्यटक नीति के बारे में कोई बात सोचें या उसको बढ़ावा देने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। आप ऐसे लोगों को सम्मिलित करो उस पर्यटक नीति की कमेटी में जो जिनके पास समय हो और जो वास्तु स्थिति फील्ड की सरकार तक पहुंचाए कि हमें क्या क्या ऐसे जो है कदम उठाने चाहिए
जिससे हमारे पर्यटकों की बढ़ोतरी के अंदर में आसानी से जो है इजाफा किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। तो अभी अब आपने पर्यटक नीति अब ये पर्यटक नीति आपने बनाई राजस्थान के लिए, इसमें जो कमेटी है इसमें सब IAS अफसर है, इसमें एक भी फील्ड का व्यक्ति नहीं। आपको उसके अंदर में 2, 3, 4 लोग फील्ड के व्यक्ति भी सम्मिलित करनी चाहिए। अब IAS अफसर जो है उनके अपने अपने विभागों में इतना काम होता है कि वो कब इस पर्यटक को बढ़ाने के लिए प्रयास के लिए क्या क्या सोचेंगे। बिल्कुल पुनीत जी, क्या आपको लगता है कि हमारी जो पर्यटन नीति है वो इस तरह की है कि उसमें जो फील्ड के लोग हैं उसमें नहीं है उसमें, और वो सिर्फ जो है ना मतलब बिना किसी जमीनी अनुभव के बनाई जा रही है? हुसैन साहब ने बिल्कुल सही बोला है। देखिए, चाहे वो पर्यटन नीति हो या कोई भी उद्योग नीति, ये हमारा शुरू से ही मानना रहा है और कई बार ये पॉइंट उठा है कि कोई भी नीति को या कोई भी लॉ को बनाने के लिए अगर उसके सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट जो होते हैं, अगर उस विभाग में या उस कमेटी के मेंबर होते हैं, तो उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो सेक्टर अभी ऐसा नहीं है जी, कुलदीप बताएं। अभी जो है उसमें सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस, माइनस हर एक नीति का, हर एक जो सरकार कोई कदम उठाती है तो उसका प्लस माइनस वो उसी वक्त संरक्षण करके बता सकते हैं कि ये इसका नुकसान है, इसका फायदा है, तो उसको उसी वक्त वहां पे उसको कंट्रोल करके और लॉन्च किया जा सकता है उस नीति को। पर इसके लिए कोई भी, मैं पर्यटन नीति की बात नहीं करूंगा, किसी भी सेक्टर का जरूरी है, उद्योग का भी और पर्यटन का स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बाद में रिवाइवल होते हैं, बाद में अमेंडमेंट होते हैं, वो उसका कारण ही यही है। जी कुलदीप जी। मैं यहाँ थोड़ा सा असहमति जाहिर करूंगा कि जब से टूरिज्म पॉलिसी चर्चाएं हुई है, चाहे 2012, 13, 14 में अभी हुई है, पॉलिसी तो बनी जब उन्होंने टूरिज्म के स्पेशलिस्ट को भी बिठाया, चर्चाएं करी है और चर्चा होने के बाद ही पॉलिसी बनी। पॉलिसी लागू नहीं हुई, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ पॉलिसीज जो हमारी जो बनी थी इनिशियली उसको हरियाणा, दिल्ली ने अडॉप्ट कर लिया था और हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया था। हम लोगों ने उसकी प्रतीक्षा की और अभी भी टूरिज्म पॉलिसी नहीं तैयार है। आज लागू होगी, कल लागू होगी, परसों लागू होगी, वो अभी तक दिन तय नहीं हो पा रहा है। तो उसके ऊपर तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, जो पर्यटन नीति अभी बनी है उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे, क्योंकि उस कमेटी में भी हाँ जो खान साहब कह रहे हैं वो बात सही है। जो अभी टूरिज्म बोर्ड घोषित हुआ है उसमें 4 ही मेंबर टूरिज्म वाले इंक्लूड होंगे, जबकि 8 मेंबर की आधी संख्या हमारी होनी चाहिए, क्योंकि अनुभव हमें होगा और काम हमें ही करना है। तो कमेटी बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, कमेटी उतनी होनी चाहिए कि लोग आपस में चर्चा करके और उसका रास्ता निकाल सकें। नहीं, आपका ऐसा रहा किन बिंदुओं की हो रहा है लागू नहीं हो रहा है, जो तो कौन से बिंदुओं की और आप कह रहे हैं लागू नहीं हो रहा है? जो देखिए, कभी लागू होने का टाइम आता है तो मंत्री बदल जाते हैं, मंत्री चले जाते हैं, कभी अधिकारी चले जाते हैं, गैप आ जाता है। तो जैसे कि खान साहब कह रहे थे, सही है कि इन चीजों को लागू करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिससे पॉलिसी है उसको फटाफट लागू किया जाए, उसके बेनिफिट चालू करें। हम इसलिए भी चाह रहे हैं कि उसके अंदर औद्योगिक दर्जा जो है, औद्योगिक सुविधाएं भी हमें जल्दी से जल्दी दें और उसको लागू करें, टूरिज्म पॉलिसी का पार्ट बने। एग्जाम्पल मैं बताऊं सर आपको, बताइए। पर्यटन नीति 2006 के अंदर में सरकार ने घोषणा की थी कि जो प्राइवेट जो रेजिडेंशियल लैंड पे होटलें बनी हुई है उनके नियम कायदे बना करके और हम उनका रेगुलाइज करेंगे। और 2006 के बाद में वो जो पर्यटन नीति थी, वो रेगुलाइजेशन वाली जो बात थी, वो लगातार हर साल एक्सटेंड होती गई और आज 2021 चल रहा है, आज तक वो नियमन नहीं हो पाया। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, मतलब उसके सरकार मापदंड नहीं बना पाई। 2006 में जो नीति जो सरकार ने घोषणा की थी और 2021 तक आ गया, कितने साल हो गए? तो एक एग्जाम्पल है, नीति की घोषणा कर देना, उसको वास्तु स्थिति जमला पायजामा पहनाना, वो एक बड़ा फर्क है साहब। इसलिए इसके लिए आप प्रैक्टिकल लोग लाने पड़ेंगे, उसके पीछे पढ़ने वाले लोग लाने पड़ेंगे, जब जाकर के ये पार पड़ेगी।
और आपको मैं बताऊं कि अभी इन्होंने घोषणा की, अभी जो पर्यटन, अभी जो सरकार ने, मैं तो ये केंद्र सरकार का मामला है कि साहब 1,000 रुपए तक बजट क्लास होटल के जो कमरे हैं उसमें जीएसटी फ्री है। आज इस महंगाई के जमाने में हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के 50 से आपने 95 तक पहुंचा दिए, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। अब आपने 1,000 रुपया का कमरा रखा है, 4 लोग आते हैं, 1,000 वाले कमरे में कितने लोग पार पड़ेगी? हम कहते हैं कि 1,000 में पार नहीं पड़ने वाली। ये जीएसटी फ्री जो किया है वो कम से कम 1,500 रुपए तक होनी चाहिए रहे। 1,500 रुपए तक तो मैं आपको बताऊं इस जमाने के महंगाई जमाने में कुछ नहीं आता। इसलिए जो जीएसटी का जो सरकार ने 1,000 रुपए का जो लिमिट कर रखी है जीएसटी फ्री वाली, वो कम से कम 1,500 तक पहुंचनी चाहिए। ये अति आवश्यक है। और जो ये नियमों वाली बात है, आपके जो हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है कि भाई मेरी होटल को पता नहीं कब नगर निगम वाले तोड़ने आ जाए, कब वो लाइसेंस मांगने आ जाए, कब पता नहीं कौन सी पॉलिसी सरकार की आ जाए। भाई जब जो होटलें हैं आज 40 साल से बनी हुई है, 40 साल से सरकार के सभी टैक्स वो होटल वाला दे रहा है। अब आप 40 साल से उस होटल का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसका रेगुलाइज नहीं कर रहा है। अब वो बेचारा होटल वाला उसमें पैसे भी खर्च करने से डरता है कि पता नहीं कब कौन यहाँ आफत लेके नया आ जाए। तो हम कहते हैं कि ऐसे होटल है जो 40 50 अधर झूल में झूले हुए हैं, उनका नियमन क्यों नहीं कर दिया जाए? उनका नियमन कर दो और आने वाले समय के लिए आप नए मापदंड बना दो। तो आने वाले समय में कोई नए होटल बनेंगे, उनके लिए ये नियम होंगे, कड़ाई से नियम बना दीजिए आप। तो आपको फील्ड में आना पड़ेगा, फील्ड में आके वास्तु स्थिति को समझ के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। कुलदीप जी, आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, मैं वो जीएसटी पे जो कॉन्सेप्ट चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर मैं आने वाला था कि देखिए जीएसटी जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट का 5% है, तो जो किराए पे रेस्टोरेंट जिन्होंने ले रखे हैं वो 5% जो जीएसटी चार्ज करता है, लेकिन वो किराए के ऊपर 18% जीएसटी देता है। अगर किसी का 1,00,000 रुपए किराया तो उसका 18,000 रुपए वैसे पड़ जाता है, 2 लाख का किराया तो 36,000 रुपए बढ़ जाता है, बहुत बड़ी रकम। और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है किसी को, या तो सरकार उसका आईटीसी करे या फिर उसको 5 का 12% बिल्कुल सही बात। देखिए सर, हाँ, उस वजह से क्या है कि शहर में कोई 40-45% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं क्योंकि लोग किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कस्टमर है नहीं है, बहुत बुरे हाल हो रहे लोग। इसके ऊपर बहुत चर्चा का विषय है। दूसरा, सरकार ने जो राज्य सरकार ने SGST इनिशियली 3 महीने के माफ किया, वो उस समय माफ किया था जब लॉकडाउन था, कोई बिजनेस नहीं था। वो कम से कम 2 साल के लिए SGST माफ करेंगे तो थोड़ी बहुत हिम्मत आएगी लोगों में आगे चलने की और व्यापार करने की। तो अभी इसके ऊपर बहुत चर्चा करनी बाकी है। सरकार को चाहिए कि हमको बुलाएं, बिठाएं, चर्चा करें और निर्णय लें। जैसे खान साहब ने सही कहा कि 2006 की पॉलिसी आज तक लागू की हुई, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। कोई भी पॉलिसी बने उसका टाइम फ्रेम हो, ये पॉलिसी 2 महीने में बनेगी और 30 महीने में लागू हो जाएगी। आपको जब टैक्स बढ़ा के लागू करना होता है, पेट्रोल आप उस पर घोषणा करिए 1 घंटे बाद पहले तो जाओ तो पेट्रोल का नया दाम चालू कर। इसी तरीके से जो पॉलिसीज है, टूरिज्म पॉलिसी है, उनको आप टाइम फ्रेम में बनाए और टाइम फ्रेम में उनको लागू करें और उनके बेनिफिट। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। थोड़ा संक्षेप में हमें समझाएं कि आपने सीएम से मुख्य रूप से कौन सी मांगे रखी हैं और पिछली बार आपने जो मांगे रखी थी उनमें कितनी पूरी हुई है, मतलब या फिर जो सरकार ने बजट में घोषणा की थी वो कितनी पूरी हुई, कितनी अधूरी है, और अब आपके पास नई मांगे क्या है? मुख्य रूप से 2-3 मांगे गिनाएं। कुलदीप, देखिए मुख्य मांग जो हमारी है अभी हमने सरकार से रखी है वो है कि सरकार एक बजट बनाए, एक राहत पैकेज बनाए जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स जो सफर कर रहे हैं, क्योंकि गाइड, हैंडीक्राफ्ट, डांसर, ये सब वो हैं जो रोज कुआ खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, साल भर हो गया उनके कुएं नहीं खुदे, पानी नहीं। तो उन लोगों को एक पैकेज दिया जाए। होटल्स के टैक्सेशन वगैरह, SGST वगैरह 2 साल माफ किया जाए। ट्रिप्स को 2 साल आगे बढ़ाया जाए। बिजली वगैरह जो है इंडस्ट्री रेट पे लागू किया जाए और टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया जाए। मोटर व्हीकल टैक्स ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ियां टूरिज्म में चलती है, जो रातों से एफिलिएटेड है, उनको कम से कम 2 साल की रियायत दी जाए, ताकि क्या है कि सबको एक जीने का सहारा मिलता है, वापस से खड़े होने का सहारा। वो अभी आपको पकड़ के खड़ा करना है। अभी आप देखिए कि जो बिजली की बात हुई, फिक्स चार्जेस था, वो डिफरमेंट की बात होती है, 1 महीने की डिफर किया, 3 महीने किया, चौथे महीने एक साथ महीने वसूली कर।
जब होती चालू हुई तो लोगों के होटल में शादी हो रही थी, ये लोग कनेक्शन काट के पहुंचे, कनेक्शन काट दी जब तक वसूली नहीं करी, और रातों रात उनसे वसूली करें। तो हमने सरकार से निवेदन किया था कि इसकी आप किस्त बांध दीजिए। अब सरकार ने किस्त बांध दी, जिसके 8-10 लाख रुपए बाकी है वो 2 लाख दे सकता है, लेकिन ये फिक्स चार्जेस जो है इतना बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, हमको बेबसे मजबूरी में सोना पड़ रहा है। पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई हैं राजस्थान के, उसमें कितनी पूरी हुई हैं? आप सभी से प्रश्न है। क्या कोई भी पूरी नहीं हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो। चलिए ये अपने जी, तो वैसे भी अब वक्त भी कम बचा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कोई मांग आपकी क्या है जो आप चाहते हैं कि बजट में इस बार जरूर होना चाहिए, नहीं तो बजट आपको कहेंगे कि आप बजट अधूरा है आपके सेक्टर के हिसाब से और ओवरऑल भी, एक एक मांग बताएं आप लोग कि क्या मांग है आपकी जो जिसके बिना लगेगा कि बजट फीका रहा? औद्योगिक दर्जे के साथ औद्योगिक सुविधाएं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको चार्ज तो आपको सुविधाएं तो दे रहे हैं, वसूल तो रहे हैं ना, तो आपसे बिजली बिल तो जी। हुसैन खान साहब, हम ये मांग करेंगे कि सरकार उद्योग का तो दर्जा महत्वपूर्ण है ही है, उससे तो अपने बिजली के सभी हमारे जो अगर औद्योगिक आने लगेंगे तो ये बड़ा एक हमें रिलैक्स मिलेगा। दूसरा हम ये चाहेंगे सरकार से कि इस सेक्टर के जो होटल्स अधूर में जुड़े हैं उनका नियमन हो, जिससे वो उन होटलों की साज सज्जा अच्छे से कर सके, उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सके और उस प्रॉपर्टी पे लोन लगाकर रिस्क ले सके। जी पुनीत जी। मैं भी यही कहूंगा, सबसे प्राइम फोकस होगा एसजीएसटी में रिडक्शन, या तो एसजीएसटी में रिडक्शन। लेकिन एक राज्य सरकार के दायरे में होगा क्या? राज्य सरकार के दायरे में है क्या? एसजीएसटी राज्य सरकार के दायरे में है, तो एसजीएसटी में रिडक्शन भी हो सकता है और एसजीएसटी में रिलैक्सेशन भी हो सकता है, और एक जो इनपुट क्रेडिट है वो एसजीएसटी में इनपुट क्रेडिट भी अलाउ किया जा सकता है। और जो इससे ही जो टूरिस्ट है, डोमेस्टिक टूरिस्ट है जो राजस्थान में आना चाहते हैं और आने की चेष्टा भी करेंगे, ये उनको फायदा होगा, क्योंकि जो भी बिलिंग यहाँ पे राजस्थान में होती है या राजस्थान में की जो भी बिलिंग होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो एसजीएसटी जो है वो पूर्णतः राज्य सरकार के हाथ में होता है, तो उसमें रिलैक्सेशन देना और उसमें उसमें टूरिस्ट को प्रमोट करना ये राज्य सरकार के हाथ में। तो क्या जीएसटी काउंसिल के बिना हो सकता है क्या? जीएसटी काउंसिल के बिना? हाँ, एसजीएसटी में अगर राज्य सरकार मांग रखे तो एसजीएसटी में रिलैक्सेशन देने का राज्य सरकार के पास पावर है। जी कुलदीप जी, आप कुछ कह रहे थे सर? मैं कह रहा था, मैं इस बार आशावान इसलिए हूं कि इस बार 2 चीजें, एक तो 12 दिसंबर को मुख्य सचिव महोदय ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हम स्टेक होल्डर्स थे और उसमें सारे अधिकारी थे, सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, हर डिपार्टमेंट। तो हमारी बड़ी लंबी चर्चा हुई, सारे पॉइंट्स हमारे लिखे गए और उसके ऊपर मुख्य सचिव ने बोला भी था कि जब हम 3 महीने बाद अगर मिलते हैं तो ये सारे पॉइंट सब तक क्लियर हो जाने चाहिए, कवर हो जाने चाहिए। दूसरा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पर्यटन मंत्री भी, पर्यटन विभाग उनके पास, तो ये उनका विभाग है। तो जहाँ मुख्य सचिव इतने सचेत हैं टूरिज्म के प्रति, उनके आए दिन स्टेट्समेंट भी आते रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो टूरिज्म को चाहते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस टूरिज्म को चाहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री स्वयं मंत्री हैं। तो ये इतनी बढ़िया चैन बैठी हुई है अभी कि इसकी एक एक कड़ी अभी इम्पोर्टेंट और जुड़ी हुई है। मुझे आशा है कि सरकार इस बार बजट में टूरिज्म का भला करेगी। तो चलिए चर्चा थी कि पर्यटन उद्योग को क्या उम्मीदें हैं, जो कि जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री खुद पर्यटन मंत्री भी हैं, इसलिए इनको बहुत उम्मीद भी है। तो उम्मीद पर हम सब भी दुनिया का अहम है जैसे कहा जाता है, तो उम्मीद करना चाहिए कि जब राजस्थान का बजट आता है तो आप लोगों की काफी लंबी मांग, शिकायतें भी हैं, पेंडिंग भी हैं, कोविड के कारण आपने जो संघर्ष किया है उनको काफी कुछ आप लोगों का निवारण होगा। आप लोग इस चर्चा में सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राहुल। हमारे खास कार्यक्रम में आज आंखें नम है और वीर जवानों को शत शत नमन है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान की कायराना हरकत की बाजी पलट दी। आज ही के दिन 2 साल पहले जन्नत कही जाने वाली सरजमी पर पाक ने ऐसी नापाक और कायराना हरकत की जिसके क्रोध में आज भी आंखें जल उठती है। हमने भी प्रण किया है, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आत्मघाती हमले में आज 2